हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक रजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में हम यह भी देखेंगे कि जो रजिस्टर से हम पैरेलल लगाएंगे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यह एक सर्किट है और सर्किट के बीच में दो पॉइंट है, एक्स और वाई। अब हम इसमें सर्किट में बैटरी भी लगा हुआ है, एक आमीटर भी लगा हुआ है और यह आमीटर से हम इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि 3 रजिस्टर्स दिया गया है, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो हम अगर रजिस्टर्स को एक्स और वाई पॉइंट के बीच में, सर्किट का जो एक्स और वाई पॉइंट है उसके बीच में हम ज्वाइंट करते हैं। तो पहला जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R1 है, इसको हम लोग एक्स और वाई पॉइंट के बीच में, सर्किट का जो एक्स और वाई पॉइंट है उसके बीच में ज्वाइन कर दिए। अब फिर हम दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R2 है, इसको भी हम लोग एक्स और वाई पॉइंट के बीच में ज्वाइन करते हैं। और तीसरा रजिस्टर भी लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R3 है, इसको भी हम लोग एक्स और वाई पॉइंट के बीच में ज्वाइन कर दिए। और एक्स और वाई पॉइंट के बीच में हम एक वोल्ट मीटर को भी ज्वाइन कर देते हैं, जो पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। और यह वोल्ट मीटर एक्स और वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करेगा। अब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो इससे करंट फ्लो करेगा। तो एक करंट का आप देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यह करंट एक्स पॉइंट पर जाएगा, बैटरी से आमीटर होते हुए एक्स पॉइंट पर जाएगा और एक्स पॉइंट पर यह करंट डिवाइड होकर R1, R2 और R3 तीनों रजिस्टर्स है उसके बीच से वह क्रॉस करेगा और क्रॉस करके फिर यह जो वाई पॉइंट है वहाँ पर आकर करंट यहाँ पर मर्ज होगा और फिर यह मर्ज होने के बाद फिर यह सर्किट के थ्रू बैटरी में चलाएगा। तो एक कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन विच 2 or more resistors are connected together between point X and Y are said to be connected in parallel। तो हम पैरेलल कम्बिनेशन किसको बोलेंगे? हमारे पास कुछ रजिस्टर है, अगर कुछ रजिस्टर्स है और उसका हम एक पॉइंट लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोगों ने 3 रजिस्टर्स लिया है R1, R2, R3, इसका तीनों का एक पॉइंट हम जो सर्किट है उसके एक पॉइंट से ज्वाइन किया, यानी एक्स पॉइंट पर ज्वाइन किया और दूसरा जो इंड है रजिस्टर्स का, जो दूसरा इंड है उसको हम लोग वाई पॉइंट पर ज्वाइन किया। तो इस तरह के जो कम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कम्बिनेशन बोलेंगे, यानी रजिस्टर्स इन पैरेलल बोलेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? 2 or more registers are connected in such a way if the same potential difference exists across all the registers then connection is पैरेलल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्स और वाई पॉइंट है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह सेम है। R1 रजिस्टर के लिए भी सेम है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों R1 भी एक्स और वाई पॉइंट के बीच में ज्वाइन किया गया है, R2 भी एक्स और वाई पॉइंट के बीच में ज्वाइन किया गया है और R3 भी एक्स और वाई पॉइंट के बीच में ज्वाइन किया गया है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यह तीनों के इंड के बीच का वह सेम रहेगा। तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहेंगे। लेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू V। अब मान लेते हैं कि जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है वह V है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के बीच का जो है वह V है। लेट द रीडिंग ऑफ आमीटर इक्वल टू I। और जो आमीटर का रीडिंग है, अभी हम लोगों ने आमीटर यहाँ सर्किट में लगाया है, या जो एक्स पॉइंट है इसके पहले लगाया है, तो इसका जो रीडिंग है I है, यानी करंट का जो वैल्यू है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वह I है। अब हम क्या करते हैं कि जो वोल्ट मीटर है हम एक्स और वाई पॉइंट से हटाकर हम जो R1 जो रजिस्टर है उसके दोनों इंड के बीच में हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो इस केस में भी हम देखेंगे कि जो रीडिंग है वोल्ट मीटर का वह V है
और फिर हम वहाँ से हटाकर वोल्टमीटर को हटाकर R2 जो रजिस्टर है उसके दोनों इंड के बीच में हम ज्वाइन करते हैं। अब फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका भी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वह V है। फिर हम R3 के बीच में लगाते हैं वोल्टमीटर को, और यहाँ पर भी जो रीडिंग वोल्टमीटर का है वह V है। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस ईच रजिस्टर इज आल्सो V, यानी तीनों रजिस्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, यह हम लोगों ने वोल्टमीटर से मेजर करके जाना। अब हम क्या करते हैं, जैसे जो सर्किट का करंट था I था, तो हम चेक करते हैं कि R1, R2 और R3 में भी करंट I ही जा रहा है कि अलग है। तो हम आमीटर को अब हटाकर, सर्किट से हटाकर हम R1 जो रेजिस्टेंस है, R1 जो रजिस्टर है उसके सीरीज में उसके साथ ज्वाइन करेंगे और आमीटर का रीडिंग हम नोट करेंगे। तो इस केस में जो आमीटर का रीडिंग मान लेते आ रहा है I1 आ रहा है, यानी I से डिफरेंस आ रहा है, I से डिफरेंट मेजर आ रहा है R1 का रीडिंग। अब आमीटर को हटाकर, वहाँ से हटाकर हम R2 जो रजिस्टर है उसके सीरीज में ज्वाइन करते हैं और उस आमीटर का रीडिंग हम मेजर करते हैं। तो इस केस में I2 आ रहा है करंट का वैल्यू, और फिर उसी तरह R3 का करंट मेजर करते हैं। तो इस केस में I3 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह सेम है, लेकिन करंट क्या है, अलग अलग है। और फिर हम it is observed that the total current I is equal to the sum of the separate current through each branch of the combination। और हम यह भी देखते हैं कि जो करंट I था, सर्किट में जो करंट I था वह इक्वल है जो तीनों ब्रांच तीनों रजिस्टर से जो करंट फ्लो किया उसके सम के इक्वल है। यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से देखा। अगर हम I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड करेंगे तो यह इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल आता है। यह एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब मान लेते हैं कि हमसे बोला जाए कि यह R1, R2 और R3 तीन जो आपने जो रजिस्टर लगाया है उसकी जगह हमें एक ही रजिस्टर लगाना है, और ऐसा उसका रजिस्टर का ऐसा वैल्यू हमें लेना है कि जो करंट जो सर्किट में आई था वह चेंज नहीं होना चाहिए, और साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस था एक्स और वाई के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस भी था वह भी चेंज नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसा सिंगल रजिस्टर हमें लगाना है। तो सिंगल जो रजिस्टर है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका कितने हम रेजिस्टेंस का रजिस्टर लेंगे, तो यह हमें इसको अभी निकालना है। तो मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट जो रजिस्टर हम लेंगे उसका वैल्यू है RP है, यानी R हो गया रेजिस्टेंस और P पैरेलल, यानी इक्विवेलेंट रजिस्टर जो पैरेलल केस में है उसका हमें जो वैल्यू है मान लेते हैं कि RP है। बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यह तीनों रजिस्टर को हटाकर R1, R2, R3 को हटाकर RP रखते हैं तो जो I करंट है वह इक्वल होगा V बाई RP, क्योंकि वोल्टेज V है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP है। तो ओम्स के लॉ से I इक्वल टू V बाई RP होगा। ऑन अप्लाई ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर्स। अब हम ये तीनों रजिस्टर है उस पर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो I1 हो जाएगा V बाई R1, I2 हो जाएगा V बाई R2 और I3 हो जाएगा V बाई R3। और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से यह देखा था कि I है इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम इन सब का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अभी जो I1 है V बाई RP है, तो I1 की जगह हम V बाई RP लिख देंगे, और I की जगह V बाई RP लिख देंगे, और I1 की जगह V बाई R1 और
I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3। अब हम इसमें देखते हैं कि V कॉमन है तो यह कैंसिल हो जाएगा। तो जो लेफ्ट साइड में होगा 1/RP इक्वल टू राइट साइड का अब इक्वेशन हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसे हम क्या देख रहे हैं कि thus you may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल है वह इक्वल है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी वो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/RP हो जाएगा इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमें R1 R2 और R3 का वैल्यू मालूम है तो हम वो वहाँ पुटअप कर देंगे तो हमें 1/RP निकल जाएगा। उस तरह से हम फिर RP का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।